हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, आज बहुत ज़्यादा शोर है मेरे इधर, तो प्लीज़ शोर को इग्नोर करना क्योंकि ट्रेन भी इसी टाइम पे निकलती हैं और आसपास शादियां भी बहुत सारी हैं और मेरे पास टाइम नहीं है मैं और ज़्यादा वेट करूं क्योंकि फिर आपको एपिसोड लेट मिलेगा। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करना। लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया था जब विंग का ओमेगा वांग जी को परेशान करने के लिए पहुंच गया था उसके क्वार्टर में, उसकी जिंगशी में। वहां जाकर वांग जी को उसने बहुत अच्छे से परेशान कर दिया था, उसकी नींद को तो हराम कर ही दिया था। बाद में वांग जी ने उसे ज़बरदस्ती जिंगशी से बाहर निकाल दिया था और दरवाज़ा उसके फेस पर ही बंद कर दिया था। विंग जो फिर अपने होश में आ गया था, अपने ओमेगा को टेक ओवर करने के बाद वो उसी एरिया में आ गया था जहाँ पर ओमेगास का क्वार्टर है। वहाँ आने के बाद उसे अपना रूम मिल गया था, उसने ढूंढ लिया था। विंग के पास बहुत अच्छा दिमाग है तो उसने ढूंढ लिया था और वो अपने कमरे में जाकर एक पिलो को लेकर उसे देखते हुए बोल रहा था, तुम कब मुझे पसंद करोगे, समझ नहीं आता है। मेरा ओमेगा तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा पागल क्यों है। वैसे तुम हो बहुत सुंदर, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, पर बहुत ज़्यादा खड़ूस भी हो। विंग ने ऐसा बोला और उस पिलो को एक मुक्का मारा और वहीं पर उसे रखकर सो गया था। इस तरफ सिचेन जो खुद भी मेंग्याओ के साथ में सो गए थे। मेंग्याओ और सिचेन के बीच में वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा लान चिंगे था, वो उनके बीच में सोया हुआ था। सिचेन जो अपने मन में सोच रहे थे कि उस टाइम जब उनकी यानली से शादी हुई थी वो शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जैसा कि लान क्लान में रूल है कि उन्हें अपने बड़ों की बात माननी होगी, तो उन्होंने वही किया, अपने बड़ों की बात को माना और शादी कर ली। शादी करने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी वाइफ पहले से ही प्रेग्नेंट है, क्योंकि यानली ने फर्स्ट नाइट के दिन ही बता दिया था कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और किसी और से प्यार भी करती है। पर उसकी फैमिली वालों ने उसकी शादी ज़बरदस्ती सिचेन से करा दी। उस समय तक सिचेन को नहीं पता था कि उस अल्फा ने यानली को अपनाने से मना कर दिया है। सिचेन को ये अपने साथ एक धोखा लगा, फिर भी उन्होंने इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। वो यानली को अपने अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करने लगे, उसके साथ वो खुश थे। माना उनकी वाइफ ना सही, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता वो निभा रही थी, वो उसके साथ सच में खुश थे। लेकिन जब उसके बच्चे की बारी आई तब वो बहुत ज़्यादा अटैच फील करने लगे थे जिंगे के साथ में। वो बच्चा उनके जीने की इकलौती वजह बन गया था। उनकी फैमिली में वांग जी के अलावा, उसके अंकल के अलावा कोई नहीं थे। तो जब वो उस बच्चे की एंट्री उनकी ज़िंदगी में हुई तो उन्हें जैसे एक और मकसद मिल गया था, उनकी खुशी उन्हें मिल गई थी। एक बच्चे से उन्हें कितना प्यार हो गया था वो बता भी नहीं सकते थे। हर पल उसके साथ घूमना, उसके साथ रहना, यही उनका रूटीन बन गया था। अपने साथ वो अपने मीटिंग्स में भी नन्हे से जिंगलिंग को लेकर जाया करते थे। जिंगी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। इतना छोटा सा बच्चा इतना ज़्यादा घुल मिल गया था अपने फादर के साथ कि यानली को भी हैरानी होती थी कि क्या ये जिनजिशुआन का ही बच्चा है, पर वो खुश थी। लेकिन दुख का दिन तो तब आया जब यानली को पता चला कि जिनजिशुआन की तबीयत ख़राब है और वो लान क्लान के थोड़ी दूरी पर एक गांव है जहां पर उसे लाया गया है उसके इलाज करवाने के लिए। यानली खुद के पहले प्यार के कारण, वो उसमें जो बदलाव हुए थे उसके कारण खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि वो एक मार्ग टोमेगा है और वो अपने अल्फा से कैसे दूर रह सकती है जब उसे पता हो कि उसका अल्फा बीमार है। इसलिए यानली दौड़ी दौड़ी वहाँ चली गई थी, लेकिन अपने बच्चे को भूल गई थी। उसे याद ही नहीं रहा कि सिचेन आज यहाँ नहीं है। वो क्लान के किसी मामले से बाहर गए हैं और यानली को बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन देकर गए थे कि वो लान जिंगी का ख्याल रखे, अच्छे से उसे ट्रीट करे और उसे छोड़कर कहीं भी ना जाए। यानली वहाँ से चली तो गई थी और वो एक मेड के हाथों उस छोटे से बच्चे को थाम गई थी। उसने उस मेड को अच्छे से समझाया था कि जब सिचेन आए तो उन्हें बता दे कि आखिर क्यों वो चली गई है। उससे कह दें कि सिचेन से कह दें कि वो अपने काम से कहीं बाहर गई है और बच्चे को सही सलामत उस मेड के हाथ में छोड़ गई है। वो मेड असल में यानली से जलती है क्योंकि उसे सिचेन बहुत पसंद थे और जब बारी उस बच्चे की आई तो उसे लगा कि अगर इस बच्चे को कोई चोट पहुंच जाए तो सच में सिचेन यानली से नफरत करने लगेगा और शायद उसे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो देख पा रही है कि सिचेन यानली से थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है, उससे अच्छे से बात नहीं करता है और उससे दूर दूर रहता है। ऐसा उस मेड को लगता था, तो उसने वही किया जो उसे सही लगा। उसने उस बच्चे को वहीं बेड के एकदम कॉर्नर पे लिटा दिया। अब बच्चा है तो हलचल करेगा ही और नन्हा सा बच्चा है तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
बेड के नीचे काफ़ी सारे पिलोज़ भी बिछाए हुए थे, जिन्हें उस मेड ने हटा दिया था और हटाकर वो खुद के ही मन में इतरा रही थी कि अब बस ये बच्चा नीचे गिर जाए और वो लान सिचन को बता देगी कि ये सारी यानली की गलती है। ऐसा करके वो उस रूम से चली गई थी। कुछ टाइम बाद बेचारा प्यारा सा जिंगी वो नीचे गिर भी गया, उसे चोट भी आई। वो छोटा सा बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था क्योंकि हानशी पूरे क्लान से वहाँ काफ़ी दूरी पर है। वो एक सुनसान से इलाके पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। वैसे तो ये इलाका उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है, लेकिन इस बार गड़बड़ हो गई थी। वहाँ आसपास कोई था नहीं और जिंगी बेड से गिर गया था, उसे चोट आ गई थी। वो तो वहाँ पर सिचेन ऐन मौके पर आ गए थे क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो जिस मीटिंग में थे वहाँ से वो जल्दी जल्दी निकल आए थे। उनका मन बहुत घबरा रहा था। जब वो वापस आए तो उन्होंने रूम में वो नज़ारा देखा जिसे वो आज तक नहीं भुला पाए हैं। उनका नन्हा सा बच्चा जो लगभग 9 या 10 महीने का था, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, बेहोश था। सिचेन उसे अपने हाथों में उठाकर अपने कांपते हुए हाथों से वैद्यशाला लेकर गए। वैद्य के पास उसका इलाज करवाया, लेकिन अफसोस बहुत समय हो चुका था। उसकी जान बचाने में बहुत बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने हर एक रूल को उस समय तोड़ दिया था। बहुत सारे ऐसे मेथड का इस्तेमाल भी किया था जो लान क्लान में मना है। लान कुरैन को जब इस बारे में पता चला तो वो भी वहाँ आया। वो एक ऐसे पिता को देख रहा था जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। उसने अपने भाई को भी देखा है। उसका भाई हालांकि उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उन्हें कभी जता नहीं पाया। सिचेन अपने पिता से एकदम अपोजिट बिहेव कर रहा था और लान कुरैन यही चाहता है कि उसके नेफ्यू उसके पिता की तरह बिल्कुल ना बने, और वही हो रहा था। बस इसमें लान कुरैन के कुछ रूल्स को तोड़ दिया गया था। लान कुरैन ने उस दिन कुछ नहीं कहा और उस बच्चे की जान बच गई, लेकिन वो एक लंबे समय के लिए सो गया था। उसे जगाने का उपाय किसी के पास भी नहीं था। वो बस बेड पर ऐसे ही सोता रहेगा। वो जिंदा है, सब कुछ सुन सकता है और जब वो आंखें खोलेगा तो वो देख भी सकता है, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। ऐसा वहाँ के वैद्य ने बोल दिया था। सिचेन जो उस बच्चे को उसी वैधशाला में लेकर के बैठे हुए थे। जब यान ली एक दिन बाद वापस आई और उसे इस बारे में पता चला तो वो दौड़ करके उसी वैधशाला में आ गई। वहाँ पर दरवाजे पर ही सिचेन ने उसे रोक दिया। उसे कहा कि वो कितनी लापरवाह माँ है, क्या उसे अपने बच्चे की थोड़ी सी भी चिंता है? वो अपने बच्चे को अकेले कमरे में छोड़कर कैसे जा सकती है, और किस लिए गई थी? वो किससे मिलने गई थी? सिचेन ने ये सवाल सबके सामने पूछे थे। यान ली जो बहुत दुखी थी, उसने कहा कि वो जिनजुशुआन से मिलने गई थी। वो उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो गई थी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर भी सिचेन पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वो जिंगी से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने यानली को बहुत 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 सुनाया। यानली फिर भी अपने बच्चे से मिलना चाहती थी, पर सिचेन ने कहा कि वो उसे नहीं मिलने देंगे। वो उनका बच्चा है और वो कैसे उसे लापरवाही की वजह से छोड़कर जा सकती है। बाद में यानली जो वहाँ पर लगभग पूरी रात के लिए बैठी रही। सिचेन जिन्हें थोड़ा तो बुरा लगा कि आखिर वो भी एक माँ है, उससे गलती हो गई है। शायद वो अपने प्यार में अंधी हो गई थी, इसलिए वो चली गई। वैसे भी उसके पिता भी तो प्यार में अंधे थे ना, तो उन्होंने तो बहुत सारी गलतियाँ की हैं। यानली की गलती उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसके बच्चे की जान, उसके लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। फिर भी एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखना सिचेन को सही नहीं लग रहा था। वो अपने ही सवालों में उलझे हुए थे। सुबह जब वो उस वैधशाला के बाहर गए, यानली को वहीं बैठा हुआ पाया। उसने देखा कि वो वहाँ पर बेहोश हो चुकी है क्योंकि उस समय सर्दियाँ बहुत गहरी थी। उस सर्दी की वजह से वो बेहोश भी हो गई थी, उसकी तबीयत ख़राब भी हो गई थी। बाद में उसका भी इलाज करवाया गया। यानली जब होश में आई तो वो वहाँ से जाने की ज़िद करने लगी। सिचेन जिन्हें झटका लगा, वो अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं जाने दे सकते। उन्होंने कहा कि वो यानली को माफ़ करते हैं, यानली को यहीं रुकना चाहिए। वो ऐसे कैसे जिंगी को अपने साथ लेकर जा सकती है? यानली ने कहा कि वो जिंगी को अपने साथ नहीं ले जा रही है। उसने बहुत बड़ी गलती की है, अपने बच्चे के साथ उसने नाइंसाफ़ी की है। वो यहाँ नहीं रहेगी, वो जा रही है यहाँ से। उस दिन यानली वहाँ से चली गई थी। जैसे ही वो अपने क्लान में पहुँची, जियांग क्लान में, उसने सारी बात अपनी माँ को रोते रोते बता दी। मैडम यू को बहुत गुस्सा आया। उस दिन पहली बार मैडम यू का हाथ यानली पर उठा। उन्होंने यानली को तब भी नहीं मारा था जब वो प्रेग्नेंट होकर के यहाँ आ गई थी। उसने कहा था किसी से प्यार करती है और उस अल्फानो से एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तब भी मैडम यू ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। ये पहली बार था क्योंकि यानली ने गलती बहुत बड़ी की है। वो अपने बच्चों को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है, वो भी उस इंसान के लिए जिसने उसे और उसके बच्चे को पहले ही छोड़ दिया था। क्या वो प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे अपना बच्चा भी नहीं दिखाई दिया? मैडम यू को बहुत गुस्सा आया था।
और उन्होंने चैंग को भी बोला था कि इस लड़की से बात ना करे। चैंग को भी अपनी बहन पर गुस्सा आया क्योंकि इतनी मुश्किल से उन्होंने इसकी बहन की लाइफ को अच्छा किया था, पर देखो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है इस लड़की ने। उसे भी बहुत गुस्सा आया था। वो भी अपने नेफ्यू से बहुत प्यार करता है। उसी दिन ही पूरी जांग फैमिली मतलब जियांग चैंग, जियांग फैमिया और मैडम यू लान क्लन आए थे। उन्होंने जिंगिंग से मिले और जिंगी से थोड़ी बहुत देखा भी, उसे उठाने की कोशिश की पर वो नहीं हिला। वहाँ पर सचैन बैठे हुए थे जो कि बहुत बुरी हालत में थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े इधर उधर हो रखे थे, वो पूरे मैसरेबल लग रहे थे, पर फिर भी वो वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कल से कुछ खाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी हालत देखकर लान सचैन की जियांग फैमियन को बहुत दुख हुआ। वो अपनी फैमिली को लेकर वापस आ गए थे और सचैन जिनके मन में था कि वो यान ली को कभी भी जिंगी के पास भी नहीं भटकने देंगे, क्योंकि हालांकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। इस हादसे के लगभग 5 दिन बाद उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई थी कि इसमें यान ली की गलती नहीं है। यान ली उस मेड के सहारे इस बच्चे को छोड़कर गई थी। उस मेड ने जानबूझकर यह सब किया था। सचैन को अपने ऊपर भी गुस्सा आया कि उसे पूछना चाहिए था यान ली से एक बार। वो यान ली से मिलने भी गए थे और यान ली ने उनसे मिलने से मना कर दिया और उनसे यह तक कह दिया कि अब उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने उसे फोरहेड रिबन भी वापस कर दिया था जो सचैन ने उसे बांधा था। सचैन को उस दिन दुख तो बहुत हुआ था। हालांकि वो यान ली से कभी प्यार नहीं कर पाए, लेकिन वो उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। उन्होंने अपनी एक अच्छी दोस्त को खो दिया था, फिर भी वो वापस आ गए थे। इसके बाद यान ली के ऐसे ऐसे नाम उसके सामने आने लगे कि यान ली किसी एक अल्फा से मिल रही है या फिर किसी और के साथ रिलेशन बना रही है। वो उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ गलत सुन लिया था, इसलिए उन्हें ये लगता है अब कि अगर यान ली जिंगी के करीब भी आई तो उसका बुरा असर जिंगी के ऊपर पड़ेगा और जिंगी जो इतने सालों तक अभी ज़िंदा तो है, फिर वो ज़िंदा भी नहीं रह पाएगा। इसलिए वो यान ली को जिंगी से नहीं मिलवाना चाहते। बैक टू प्रेजेंट यही सब सोचते सोचते सचैन सो गए थे। मॉर्निंग में नेक्स्ट डे जब मेंग्याओ जागा तो उसने खुद को बिस्तर पर अकेला पाया। उसके पास में वो बच्चा भी नहीं था। ये देखकर वो हैरान हो गया। वो उठा, वहाँ से आसपास देखने लगा। वो उस कमरे से बाहर भी आया। बाहर आने के बाद उसे सचैन की गुनगुनाने की आवाज़ आई। वो दूसरे कमरे में गया जहाँ पर सचैन थे शायद। उसने आवाज़ लगाई, राजकुमार। वहाँ से अंदर आई, वहाँ से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। मेंग्याओ जो अंदर गया, उसने अंदर बाथरूम में झाँक कर देखा कि सचैन उस नन्हे से बच्चे को नहलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बहुत मुश्किल पड़ रहा है उनके लिए। मेंग्याओ उनके पास गया और उस बच्चे को नहलाने में मदद की और बाद में उस अच्छे से क्लीन करने के बाद, अच्छे से क्लॉथिंग करने के बाद में उसे वापस से बेड पर लाकर सुला दिया गया था। मेंग्याओ जो उस बच्चे की तरफ देख रहा था वहीं बैठकर उसके फेस को सहला रहा था। उसने कहा, बेटा तुम जल्दी से उठ जाओ और हम फिर बहुत सारी मस्ती करेंगे। हम दोनों खेलेंगे, कूदेंगे और बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। मेंग्याओ उस बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहा था। सचैन जी देख पा रहे थे। सचैन को मालूम है कि उन्होंने भी ऐसे ही कोशिश की है कई बार जिंगी से बात करने की, पर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया है और ना ही अभी आया है। अभी भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो उन्होंने निराश होते हुए कहा, मेंग्याओ चलो यहाँ से, तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए, फिर बाद में हमें एल्डर्स के पास भी जाना है। मेंग्याओ जिसने धीरे से नोट किया। इधर मेंग्याओ और सचैन दोनों रेडी होकर के वहाँ से निकल आए थे। मेंग्याओ जब आ रहा था तो उसने सचैन से कहा, राजकुमार। सचैन जिन्होंने पीछे मुड़ के मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, बोलो। मेंग्याओ ने कहा, आप मुझे आया बुला सकते हैं। मेरी माँ मुझे इसी नाम से बुलाया करती थी। ऐसा बोलते हुए उसके चेक्स बिल्कुल पिंक हो गए थे क्योंकि वो सच में सचिन को पसंद करने लगा है। उसे कल रात ही इस बात का एहसास अच्छे से हो गया था। फिर भी वो सचिन को थोड़ा अच्छे से समझना चाहता है ताकि वो उन्हें खुश कर सके, खुश रख सके अपने साथ। उन्हें मेंग्याओ को चुनने का कोई भी अफसोस ना रहे, इसलिए वो उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। सचिन जिन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम भी मुझे राजकुमार बुलाना बंद करो, तो मुझे जाम्पू बुला सकते हो। मेंग्याओ जिसने ना ऊपर देखा सचिन की तरफ, उसकी आंखों में एक सरप्राइज लुक भी था, साथ ही साथ एक खुशी वाली भावना भी थी। उसने कहा, जी। उसने फिर अपना सिर धीरे से नोट किया और सचिन के पीछे पीछे चलने लगा। वो देख पा रहा था कि कई लोग उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मेंग्याओ जिसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, उसे बहुत खुशी हो रही है। उसके पेट में तो तितलियाँ उड़ रही थी। वो कितना खुश है वो बता नहीं सकता। वो बस अपने भाई से अब एक बार मिलना चाहता है और उसे बताना चाहता है कि वो कितना 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 ज़्यादा खुश है।
अभी तक सचिन ने बस उससे बात की है और इसलिए वो इतना खुश है। अगर सचिन उसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करने लगे और अच्छे से, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। वो अपने मन में ही हज़ारों ख्याल बुनते जा रहा था और इसी चक्कर में वो सचिन से टकरा गया। उसने नोटिस ही नहीं किया कि सचिन कब के रुक गए हैं। मैंग्याओ ने फिर अपने सामने देखा, अपने सर पर थोड़ा सा रब करते हुए। सचिन जिन्होंने कहा, क्या हुआ, चोट लगी? मैंग्याओ ने कहा, नहीं नहीं राजकुमार। सचिन ने कहा, फिर से राजकुमार। मैंग्याओ जिसने कहा, जंफू। सचिन जिन्होंने कहा, ठीक है चलो। उन्होंने मैंग्याओ के हाथ को पकड़ लिया था और वो उसे लेकर के चल रहे थे। सचिन जिन्होंने कल रात को ही डिसाइड कर लिया है कि वो मैंग्याओ को वो सब कुछ देंगे जो उनकी वाइफ डिजर्व करती है, और वो मैंग्याओ को पसंद भी करते हैं। मैंग्याओ उनका मेट भी है, तो उसे सच में अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, उन्हें निभाना है। वो कोशिश करेंगे कि मैंग्याओ को वो प्यार कर सके। दूसरा विंग जो कि अपने कमरे में सो रहा था, बार बार हुए दरवाजे पर नॉक की आवाज़ से वो उठ गया। उसने कहा, ओह कौन है? मेरा गगा तो वैसे भी अपनी शादी में बिजी होगा, पता नहीं ब्रदर उन्होंने कल रात को उसे सोने भी दिया होगा कि नहीं। ये मेरा ब्रदर तो नहीं हो सकता, पता नहीं कौन आया है। विंग जो उठकर बैठ गया। फिर उसने अपने सर को खुजाते हुए कहा, लान क्लान कितना बोरिंग है, पता नहीं मैं यहाँ ज़िंदगी भर कैसे रहूँगा। मैंने ये डिसीजन ही क्यों ले लिया? फिर विंग ने खुद से कहा, अरे बुद्धू, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ। अगर मैं कहीं और गया तो मैं अपने भाई के साथ कैसे रहूँगा? हाँ सही है विंग, तुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। कीप इट ऑन, तू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तू बहुत ज़्यादा चालाक है। विंग ने खुद के ही पीठ को सहलाते हुए खुद से कहा। विंग फिर उठा, उसने दरवाज़ा खोला। बाहर एक डिसिपल था, एक ओमेगा डिसिपल, जिसने विंग से कहा कि लान क्रेन जो है ना उसे बुला रहा है। ये सुनकर विंग के पैर तले ज़मीन खिसक गई कि लान क्रेन उसे बुला रहा है। उसे क्यों, किस लिए और क्यों बुला रहा है? उसे थोड़ी घबराहट तो हुई। फिर भी उसने कहा, ठीक है। उस डिसिपल ने कहा कि लान क्रेन ने कहा है कि विंग को वो अपने साथ लेकर आए। विंग को पता है कि ये क्यों कहा है, क्योंकि विंग इधर उधर चला ही जाएगा कहीं ना कहीं। विंग ने कहा कि वो वेट करे, वो आ रहा है। विंग जिसने जानबूझकर 1 घंटे का समय लिया तैयार होने में, नहाया धोया, कपड़े वगैरह पहने और फिर रेडी होकर अच्छे से एकदम एलिगेंट वे में तैयार होकर के बाहर आ गया। उसने लान क्रेन के ही सफ़ेद रोब्स पहन रखे थे। अब ये आए कहाँ से, ये तो विंग ही जाने। विंग ने या तो किसी के चुराए या फिर कहीं से मंगाए, ये किसी को नहीं पता है। पर वो डिसिपल भी हैरान था, विंग इतना एलिगेंट लग रहा था उन कपड़ों में। वो खुद शौक था कि ये सच में लान क्रेन का ये मेंबर तो नहीं है। फिर भी उस डिसिपल ने विंग को कहा कि वो उसके पीछे पीछे आए। विंग ने ओबीडिएंट बच्चे की तरह उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया और मेन हॉल में आ गया, जहाँ पर उसका भाई, उसका ब्रदर इन लॉ मतलब लान सिचन, वांग जी और कुछ एल्डर्स, और सबसे ऊपर बैठा था लान चिरन। उसके पास में ही एक बड़े एल्डर बैठे हुए थे। विंग वहाँ गया, उसने सबको एक डीप बो किया। ये देखकर लान क्रेन को भी हैरानी हुई कि ये क्या, ये सुधर गया सच में। फिर भी उसने खुद को काबू करते हुए कहा, विभूषण, अब तुम लान क्रेन में रहने वाले हो तो तुम्हें यहाँ के नियम और कायदे कानून को फॉलो करना होगा, तुम्हें सारे रूल्स को मानना होगा। विंग ने कहा, जी मास्टर। विंग जो इतने ओबीडिएंट तरीके से सब कुछ सुन रहा था और सब कुछ रिस्पॉन्स कर रहा था। सचिन जो खुश हो गए थे कि शायद विंग सुधर रहा है, विंग सही इंसान है, वो तो खुश हो गए थे। लान क्रेन जिसने विंग को अपने पास बुलाया, उसके हाथों में 3 बड़ी बड़ी किताबें थी। इतनी बड़ी बड़ी किताबें थीं कि विंग उन्हें पकड़ भी नहीं पा रहा था, उनमें वजन बहुत ज़्यादा था। फिर भी विंग ने उन्हें अच्छे से पकड़ा और कहा, मास्टर क्या मुझे इन्हें पढ़ना है? लान क्रेन जिसने कहा कि हाँ, विंग को ये सारी किताबें एक दिन में ही पढ़कर ख़त्म करनी है, अच्छे से याद करनी है। कल लान क्रेन ये सारी चीज़ें विंग से पूछेगा। विंग ने नोट किया और कहा, मास्टर अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे सारे रूल्स अच्छे से याद हो, वो अगर मुझे समझाए तो मुझे और अच्छे से जल्दी याद हो सकता है। क्या ऐसा कोई है लान क्रेन में जिसको सारे रूल्स एकदम सही से याद हो, जिसे लिखना भी आता हो, पढ़ना भी आता हो और उसे याद भी हो? अगर वो मुझे सिखाए तो मुझे जल्दी से याद हो जाएंगे। लान क्रेन जिसने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा कि हाँ है, एक ऐसा है। तो उसने शूशे की तरफ इशारा किया और कहा कि ये ज़रूर सिखा देगा। विंग ने कहा, ओह तो लान क्रेन में सबसे बेस्ट इंसान यही है? ये सुनकर लान क्रेन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, नहीं ये नहीं है, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा लड़का, सबसे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा, हर चीज़ में 1 नंबर पर वांग जी है, और वांग जी से पहले सचिन है। विंग ने कहा, ओह तो ब्रदर इन लॉ से कह दीजिए मुझे सिखाने के लिए।
लानकुएन ने कहा कि वो नहीं सिखा सकते क्योंकि आज तो उन्हें बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करना है। लानकुएन जिसने सोचा कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दो जो इसकी खड़िया खड़ी करके रख दे, मतलब इसको परेशान कर दे, विंग को ही परेशान कर दे और विंग खुद ही कहे कि उसे जियांगक्लन जाना है यहाँ से। तो लानकुएन जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी तुम इसे पढ़ाओगे, इसे सारे रूल्स याद कराओगे और अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसे मारना। तुम्हें मैं इस बात की आज्ञा देता हूँ, तुम इसे पनिश कर सकते हो। वांग जी जो हैरान था, वो इस चीज़ से बचना चाहता था, उसे विंग के साथ नहीं रहना। वो पहले ही विंग की वजह से परेशान हो चुका है, उसे रात भर नींद नहीं आई है। कल रात को जब विंग चला गया था उसके बाद से वांग जी बस अपने रूम में इधर से उधर टहलता रहा। वो रूम से बाहर भी निकला था कर्फ्यू को तोड़कर। पूरे क्लान में वो इधर उधर घूम रहा था क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी, उसकी नींद उड़ चुकी है। उसे बस विंग की वो प्यारी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, साथ ही उसका वो चेहरा दिखाई दे रहा था। इसलिए वांग जी खुद पर ही गुस्सा किया जा रहा था कि क्या हो रहा है उसे, वो ऐसी सिली हरकतें कैसे कर सकता है, क्या वो पागल हो गया है। हाँ सच में वो पागल हो गया है। उसे वो बेवकूफ़ ओमेगा कैसे दिखाई दे सकता है हर जगह पर। उसने रात में कितनी बार उस ओमेगा को तलवार से मारा होगा उसे खुद भी याद नहीं है क्योंकि हर जगह उसे वही दिखाई दे रहा था। मॉर्निंग में भी बार बार वो ओमेगा उसे छेड़ रहा था। वो ओमेगा तो बाथरूम में तक आ गया था, हालांकि वो उसकी इमेजिनेशन थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच में विंग आ गया था। वांग जी इसी बात से परेशान था कि अब ये दोबारा उसे परेशान करेगा और पता नहीं इस बार ये उसे कहाँ कहाँ दिखेगा। फिर भी वांग जी अपने अंकल की बात को तो नहीं टाल सकता, तो उसने नोट किया। बाद में सब लोग वहाँ से चले गए। विंग वांग जी के पीछे पीछे था, उसके हाथ में वो 3 बड़ी बड़ी भारी भारी किताबें थी। वांग जी जो कि लाइब्रेरी की तरफ गया। लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद उसने विंग को इशारा किया कि वो उसके सामने वाली चेयर पर जाके बैठ जाए। विंग भी वहाँ टेबल पर बैठ गया। उसने वांग जी से कहा कि उसे इसमें से क्या पहले पढ़ना है उसे नहीं पता है। वांग जी ने कहा कि जो सबसे छोटी बुक है उसे उठा ले। सबसे छोटी बुक में भी 1800 पेज थे। विंग ने उसे उठाया, वो काफ़ी भारी बुक थी। उस भारी बुक का पहला पेज खोलते ही उसने वांग जी को पुकारा और कहा, अर्गा ये वाला सवाल कैसे होगा, ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा कि क्या समझ नहीं आ रहा है। वांग जी उसके पास आ गया, वहाँ पर रूल्स लिखे हुए थे। पहला ही रूल था कि ज़ोर से चिल्लाना मना है, ज़ोर से बात करना मना है। विंग जिसने कहा कि ये क्या लिखा है। वांग जी ने कहा तुम्हें पढ़ना नहीं आता। विंग ने कहा कि नहीं आता है क्योंकि उसे कभी किसी ने पढ़ने के लिए बोला ही नहीं, तो उसे पढ़ना आता ही नहीं है। वांग जी को ये सुनकर हैरानी हुई। उसने कहा कि पिछली बार तो उसने सारे सवालों के जवाब दिए थे जब लानकुएन ने उससे सवाल पूछे थे। विंग जिसने कहा कि वो तो सब कुछ बोलकर सुनाए जाते थे इसलिए उसे याद है, पर उसे पढ़ना नहीं आता है। वांग जी को विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और उसे हैरानी भी थी कि क्या इसे सच में पढ़ना नहीं आता है। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस ओमेगा को सच में पढ़ना नहीं आता है। उसे शक था कि उसे झूठ बोल रहा है। वांग जी ने कहा कि वो विंग के भाई से जाके पूछ कर आता है। विंग ये सुनकर हैरान था कि क्या सच में उसके भाई से। वांग जी बहुत चालाक है। वांग जी वहाँ से खड़ा हुआ और जाने लगा। वो गेट पर ही पहुँचा था तभी विंग उसके पीछे पीछे जो भाग कर आ रहा था, तब विंग जो एकदम फिसल गया और वांग जी के ऊपर ही गिर गया। वांग जी जो सीधा चल रहा था अचानक ही एकदम उसके ऊपर वजन गिरा और वो अपनी जगह से हट गया। विंग जो उसके पीठ पर गिरा था और विंग ने पीछे से वांग जी के रोप्स को पकड़ लिया था। वांग जी के रोप्स को टाइटली पकड़ने की वजह से जब विंग गिरा तो साथ में वांग जी के रोप्स को भी लेकर गिरा। वांग जी के 2 लेयर्स ऑफ क्लॉथ फट गए थे, वो चित्रे होकर नीचे गिर गए थे। और वांग जी जो हैरान था, वो जैसे ही हटा वो इतना हैरान था कि वो सांस लेना भूल गया कि ये क्या हुआ। विंग ज़मीन पर गिरा हुआ था और वो हंस रहा था क्योंकि उसे ये फ़नी लगा। और वांग जी जैसे गुस्सा आ गया था, उसने अपनी तलवार को निकाला और विंग की तरफ पॉइंटिंग किया। विंग ने कहा नहीं अर्गा, आपने पढ़ा नहीं, आपके रूल्स में लिखा हुआ है कि किसी पर बेवजह हमला करना मना है। आप ऐसे कैसे मेरे ऊपर हमला कर सकते हो, बताओ। वांग जी से गुस्सा आया लेकिन फिर उसे कुछ क्लिक हुआ। उसने कहा तुम्हें पढ़ना आता है। विंग जिसने अपनी टंग को अपनी तीर से बाइट किया कि उस शिट, उसने क्या कर दिया, उसने एक्साइटमेंट में क्या बोल दिया है। वांग जी जिसने अपनी तलवार को म्यान में वापस रखा, विंग की तरफ देखा और कहा चलो मेरे साथ। विंग ने कहा कहाँ जा रहे हैं हम। वांग जी वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी वो 2 लेयर्स जो पीछे से फट गई थी उन्हें निकाल कर वहीं साइड में फोल्ड करके रख दिया था कि बाद में वो इसे ज़रूर सही करेगा, क्योंकि लानकुएन ने तो कुछ भी वेस्ट करना मना है, इसे वो सिलकर सही करेगा और इन्हें अपने अंडर रोप्स की तरह इस्तेमाल करेगा। वांग जी अब चल रहा था आगे आगे, विंग उसके पीछे पीछे। बाकी लोग भी देख रहे थे कि अब क्या हो गया।
ज़रूर इस ओमेगा ने कुछ और शरारत की होगी, सबको यही लग रहा था। वो डायरेक्ट पनिशमेंट हॉल में पहुंचा। वहां पर ऑलरेडी लान क्रेन, लान सिचन और मेंग्याओ थे। वहां पर लान सिचन मेंग्याओ को सारी चीज़ें बता रहे थे कि ये पनिशमेंट हॉल है, यहाँ पर ये होता है, वो होता है। अब वो लान फ्रन है तो वो किसी की पनिशमेंट को रोक भी सकता है और किसी को पनिशमेंट दे भी सकता है। वो उसको सारे नियमों के बारे में बता रहे थे और लान क्वेन सिचन को करेक्ट करते जा रहा था कि कहाँ कहाँ पर वो गलत है, ऐसा। अब वहाँ पर वांग जी भी आया, वांग जी के साथ साथ विंग भी आया। विंग जो कि अपने हाथों को बिल्कुल फोल्ड करके आया था नीचे, एकदम ओबीडियंट बच्चे की तरह अपने सर को झुकाकर। वांग जी ने कहा वहाँ जाके घुटनों के बल बैठ जाओ। वांग जी की बात को मानकर विंग वहाँ जाकर ओबीडियंटली घुटनों के बल बैठ गया। वांग जी जिसने एक डिसिपल की तरफ देखा और कहा 5 कोड़े। ये सुनकर मेंग्याओ हैरान, उसने कहा क्या हुआ है, क्यों मार रहे हो तुम उसे? वांग जी इसने अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ देखा और कहा उसने रूल्स को तोड़ा है, उसने झूठ बोला है। और इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। उसका मन कर रहा था कि वो बोल दे कि विंग ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए हैं, पर वो बोल नहीं पाया कि वो कैसे बोल सकता है ये बात, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, इसलिए वो चुप था। पर विंग जैसे एक कोड़ा पड़ने वाला था तभी सिचन जिन्होंने कहा रुको वांग जी, क्या उसने झूठ बोला है? वांग जी ने कहा हाँ ब्रदर, उसने झूठ बोला है और हमारे नियमों को तोड़ा है। इसने ज़ोर से बात की, बेवजह हंसा और इसने मेरा अपमान भी किया। मैं इससे बड़ा हूँ उम्र में और बड़ों का अपमान करना लान क्लान में मना है। ये सुनकर विंग हैरान कि क्या सच में? ये सुनकर लान क्लान भी सोच रहा था कि पक्का इसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसने कहा सिचन, जब तक इस बच्चे को सज़ा नहीं मिलेगी इसका शरारतीपन नहीं जाएगा, इसे सज़ा लेने दो। विंग जिसे 5 कोड़े पड़ ही गए इतना कुछ करने के बाद। मेंग्याओ जो इसे रोकना तो चाहता था पर वो रोक भी नहीं पाया। सिचन जो खुद भी इस बात को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर लान क्वेन ने जब सिचन की नहीं सुनी तो वो मेंग्याओ की क्या सुनेगा, उसने नहीं सुना। और वांग जी तो अड़ा हुआ था कि इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन वांग जी को क्यों पता नहीं पेन हो रहा था अपने चेस्ट में जब हर बार वो कोड़े विंग को मारे जा रहे थे। 5वें कोड़े में जब विंग ज़मीन पर गिर गया क्योंकि उसे सच में बहुत पेन हो रहा था, तब वांग जी से देखा नहीं गया। उसने कहा कि रुक जा, वैसे भी 5 ही मारने थे। मेंग्याओ जो तुरंत ही विंग के पास गया, उसे उठने में हेल्प की। वांग जी खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाया, उसे नहीं पता है कि वो ये क्यों कर रहा है, पर वो खुद विंग के पास चला गया। उसने अपने हाथ को बढ़ाया और विंग के शोल्डर को पकड़ा, उसे खड़े होने में मदद की। मेंग्याओ ने कहा वांग जी थोड़ा आराम से करो ना, उसे दर्द हो रहा होगा। वांग जी ने कहा ब्रदर, अगली बार से बोल देना इससे कि ये रूल्स को ना तोड़े, तो इसे इतना दर्द सहना ही नहीं पड़ेगा। इतना बोलकर वांग जी जो उसे खींचते हुए ले जा रहा था, मेंग्याओ ने कहा रुको, मैं छोड़ दूँगा उसे उसके कमरे तक, तुम जाओ। वांग जी ने बस हामी भरी और वो वहाँ से चला गया। उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि आजकल उसके साथ हो क्या रहा है। वो इतना कंफ्यूज क्यों है, उसे समझ नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसा रहा आज का पार्ट? आई नो विंग को तो पनिशमेंट मिल गई, क्या विंग अब सुधर जाएगा या फिर और बिगड़ेगा, या फिर उसको ओमेगा वांग जी से बुरी तरह से बदला लेने वाला है? ये तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।